हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे फ्यूजन कैपिटल के बारे में। अब ये एक आपका एनबीएफसी कंपनी है जो बेसिकली आपको माइक्रो फाइनेंस के लोन देती है। तो अभी 3-4 साल पहले अगर देखें, 3-4 साल नहीं, 1-2 साल पहले अगर देखें तो माइक्रो फाइनेंस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था और बहुत सारे एनपीएस निकल के आ रहे थे, जिससे जितने भी माइक्रो फाइनेंस की जो कंपनी थी सबको लॉस हो रहा था। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर में हर बैंक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल के आ ही रहा था, प्रोविजंस बढ़ जा रहे थे, लॉसेस हो रहा था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर देखेंगे तो उसका भी एक अच्छा खासा चंक जो था वो एमएफआई सेगमेंट में था और जिसकी वजह से उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बहुत असर पड़ा। बट अभी क्या हो रहा है, पिछले 1-2 क्वार्टर से आपको यहाँ पे एक टर्न अराउंड देखने के लिए मिल रहा है। यानी कंपनीज का जितना भी प्रोविजन था, जो बैड लोन्स था, वो खत्म हो चुका है और अब जितनी भी कंपनीज है आगे की तरफ ग्रोथ का बात कर रही है। तो उन्हीं में से कंपनी है फ्यूजन फाइनेंस बोल के। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और बेसिकली आपका यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वहाँ पे लोन देती है। तो कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया है क्योंकि पिछली जो मैनेजमेंट ने जब लोन देना स्टार्ट किया था तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रो किया था और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया था। मेरे ख्याल से 70 से बढ़ के 200-300 रुपये तक गया था, मतलब 4-5 गुना हो गया था बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन अभी वहाँ से वापस बेस पे आ गया जहाँ पे 2-3 साल पहले था और एक बेस फॉर्म कर रहा है। मतलब स्टॉक का प्राइस है वो गिरना बंद हो चुका है और हमको ये सेम चीज़ आपकी कंपनी के बिजनेस में भी दिख रहा है। नहीं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है क्या बात कर रहा है, ग्रोथ एग्जीक्यूशन के ऊपर, क्रेडिट डिसिप्लिन के ऊपर, फेवरेबल मॉनसून के ऊपर, रूरल ग्रोथ के ऊपर। यानी कंपनी बता रही है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो जीएसटी रेट कट हुआ है और आपका जो मॉनसून अच्छा खासा जो रूरल एरिया में हुआ, उनके वजह से ग्रोथ उन्हें अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। और अब कंपनी गाइड कर रही है कि हम आगे जाके डिसबर्समेंट को बढ़ाएंगे और यहाँ पे उन्होंने लोन को ग्रोथ भी किया है। अगर लोन देखेंगे तो इस क्वार्टर में उन्होंने लगभग 1298 करोड़ का लोन्स बांटा है लोगों को, जो कि पिछले क्वार्टर से 37% का ग्रोथ है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ दिख रहा है और हमें कंपनी ने ये बताया कि जीएसटी कट होने की वजह से जो हमको जो कंजम्पशन है बूस्ट देखने के लिए मिल रहा है, ये बूस्ट आपका वन ऑफ नहीं है, एक बार का नहीं है, ये स्ट्रक्चरल आपका डिमांड वहाँ पे निकल के आ रहा है क्योंकि लोग अभी ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, फिर आपका जो वेजेस ग्रोथ होता है, फिर जो आपका टू व्हीलर जो सेगमेंट होता है, उन सब में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो जब भी लोग ये सब खरीदते हैं तो वो इसी चीज़ को देख के खरीदते हैं कि आगे हमारा ग्रोथ अच्छा होने वाला है। क्योंकि मान लीजिए कोई टू व्हीलर खरीदेगा या ट्रैक्टर खरीदेगा तो एक बार में कैश देकर नहीं खरीदता है, उसे पता है कि मैं आगे मेरे को 2-3 साल 3-4 साल तक पे करना होगा। तो वो तभी इस साइकिल में फंसेगा जब उसको पता है कि वो आगे पे कर सकता है। तो यहाँ से दिख रहा है कि डिमांड अच्छा खासा बढ़ने वाला है और जब भी रूरल कंजप्शन का डिमांड बढ़ता है तभी जो भी एनबीएफसी से जो लोन प्रोवाइड करती हैं उनका डिमांड भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ता है और बिजनेस ग्रो करता है। तो यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, जो नया लोन दे रहे हैं उनमें से 75% हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, मतलब जिनके साथ उनका एक हिस्ट्री रह चुका है। अब मान लीजिए मैंने 100 कस्टमर्स को लोन दिया था, जिनमें से मान लीजिए 30 कस्टमर्स ने मुझे वापस लोन घुरा के नहीं दिया, लेकिन जो बाकी 70% जो कस्टमर्स हैं उनको मैं फिर से लोन देना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि उनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, टाइम टाइम पे लोन देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका एक तो जो पुराने कस्टमर से साथ जो टाइप था उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आधी पैसा घुरा के दे देगा। और जो नए कस्टमर्स हैं वो भी ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने किसी और कंपनी से लोन लेके रखा हुआ है, मतलब उनके पास फ्यूजन के साथ +1 एक और कंपनी है जो उनको लोन देती है। और जो टोटली न्यू टू क्रेडिट है वो लगभग 10-12% के आसपास है। तो यहाँ से कंपनी का ये कहना है कि हम ग्रोथ तो करेंगे बट साथ ही साथ हम सेफ्टी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आपको कैसे मालूम चलेगा कि कंपनी जो बोल रही है वो करना भी चाहती है। तो लोन बांटने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले पैसा चाहिए होता है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि हमने बोर्ड से अप्रूव करवाया है और हम लगभग 1300 करोड़ के आसपास का फंड रेज कर रहे हैं और इस क्वार्टर में इन्होंने लगभग 400 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड रेज किया है। क्यों? ताकि वो लोन को ज़्यादा बांट सके। तो एक बहुत ही चीज़ मुझे पॉजिटिव दिख रहा है फ्यूजन फाइनेंस में। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन्होंने जो अप्रूवल रेट था वो भी अच्छा खासा बढ़ा दिया। मतलब मान लीजिए किसी ने मुझ पर लोन के लिए अप्लाई किया तो पहले मैं सिर्फ 24% लोगों को ही अप्रूव कर रहा था लोन के लिए, अब वो बढ़ के हो गया 27%। यानी यहाँ पे आपको साइकिल टर्न अराउंड होते हुए दिख रहा है। अब एनबीएफसी में या फिर बैंकिंग में आपको हमेशा दिखना चाहिए एक साइकिल में चलता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अगर एक चीज़ खराब हो गया तो बाकी सब चीज़ धीरे धीरे खराब होता है। समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए मैंने 100 रुपये किसी को उधार दिया था, अब वो 100 रुपये जब मुझे अच्छे से प्रॉफिट दे रहा था तो मैं उसी प्रॉफिट को यूज़ करके और लोगों को मतलब लोन दे पा रहा था। बट अगर वो 100 रुपये में कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा, इंटरेस्ट कम मिलेगा तो मेरा एनपीए बनने का चांसेस है। तो एनपीए को बचाने के लिए मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा जो कि मुझे प्रॉफिट से डालना पड़ता है। और आगे जाके मैं क्या करूँगा, लोन भी कम बांटूंगा क्योंकि सिचुएशन अगर खराब हो रहा है तो लोन में कम बांटने वाला हूँ।
लोन कम बटेगा तो आपका क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट का जो है, रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम जाएगा। तो ये सब कुछ मिला के आपका एक सर्कल बन जाता है जिसमें कंपनी डाउन 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 आती रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई बैंक या कोई एनबीएफसी में प्रॉब्लम आता है तो एक अच्छा खासा प्रॉब्लम लंबे समय तक चलता है, 5-6 महीना 12 महीना भी चल सकता है, और हमने देखा भी, और स्टॉक का प्राइस भी इस तरीके से गिरते 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 ही रहता है। लेकिन जब वो सर्कल टर्न अराउंड होता है तो पहले कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, फिर वो इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा ऊपर भागता है। तो ये आप किसी भी एनबीएफसी में जाके देखिए, आप एक साइकिल मूव करता है और हर एक साइकिल आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देता है। कंपनी ने एक और चीज़ ये बोला है, जो आरबीआई का जो गाइडलाइन था कि अब मान लीजिए कोई आदमी अगर लोन ले रहा है तो 4-5 लेंडर से लोन लेके बैठा हुआ है। तो आरबीआई ने गाइडलाइन ये दिया है कि आप किसी को भी लोन करते हो तो ये चेक कर लो कि उसका जो लेंडर है, जो जिन जिन कंपनी से लोन लेके रखा है, वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी कंपनी कैसे लोगों को लोन दे रही है, जिनका 3 से ज़्यादा लेंडर्स है उनको सिर्फ 10% दे रही है, और बाकी वो क्या कर रही है, उसको घटा के, जो 10% पहले क्वार्टर में था अभी घट के वो 6.9% पे आ गया है, यानी रिस्क कंपनी कम करती जा रही है। नेक्स्ट, मैंने सब कुछ डाटा जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जो मिला है वो लिख के रखा है। इससे हमें काफ़ी कुछ क्लू मिलता है कि कंपनी आगे कैसा काम कर सकती है। नेक्स्ट अगर देखें तो एवरेज टिकट साइज जो कंपनी दे रही है लोन, वो 56,000 का दे रही है, और ये उन लोगों को दे रही है जो सेकंड साइकिल में है, मतलब जो पहले लोन ले चुके हैं, लोन लेके चुका चुके हैं, अब नेक्स्ट लोग जो लोन लेके आ रहे हैं तो उनको 56,000 दे रही है। तो यहाँ भी अच्छा है, आपके कस्टमर्स जो पहले आ चुके हैं वो रिपीट आ रहे हैं और अब अमाउंट ज़्यादा ले सकते हैं। फिर क्रेडिट कॉस्ट अगर देखें तो वो भी काफ़ी घट गया है, इस क्वार्टर में 111 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में इससे थोड़ा ज़्यादा था। अगर मेन जो सब कुछ देखते हैं, सबसे मेन चीज़ जो है जीएनपीए और एनएनपीए, तो जीएनपीए इसका हो चुका है 5.5%, पिछले क्वार्टर में था, अब वो घट के हो चुका है 4.6 क्वार्टर। तो यहाँ भी आपको इंक्रीमेंटली दिख रहा है कि आपका सही रास्ते में कंपनी जा रही है। और एनएनपीए देखें तो ओनली 0.38% है, 1% के भी नीचे हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ मुझको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे कंपनी एक और चीज़ ऐड कर रही है कि हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी था, यदि पैसा मैं दे तो दिया हूँ, लेकिन जो पैसा रिटर्न आ रहा है उसमें भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है हमको। जो पुराना लोन बुक था, जो भी अभी कई सालों से या कई महीनों से अटका पड़ा था, पैसा उसमें नहीं आ रहा था, वहाँ भी अभी कलेक्शन एफिशिएंसी 98.5% हो चुका है। और अभी जो नया लोन देने उसका कलेक्शन एफिशिएंसी 99.5% है। मतलब जो नया लोन बुक है इसमें पैसा रिटर्न होकर आ रहा है और उसका रेशियो काफ़ी अच्छा है पहले वाले लोन बुक से। तो यहाँ दोनों ही लोन बुक में मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है। फिर यहाँ पे कंपनी ने एक और चीज़ अच्छा गाइड किया है जिसके वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है। तो यहाँ पे कंपनी की जो मैन पावर है, जो आदमी लोन देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो 15,400 से घट के अभी सिर्फ 13,600 आ चुका है, यानी 2,000 के आसपास लोगों को कम किया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका जो खर्चा होता है वो कम हो जाने वाला है, मतलब मैन पावर का खर्चा, एम्प्लॉय कॉस्ट। बट यहीं पे कंपनी क्या बोल रही है कि हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आईटी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। मतलब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए, अगर आपने भी देखा होगा, कोई अगर माइक्रो फाइनेंस की कोई कंपनी है तो वो आके मीटिंग करते हैं, फिर उनको लोन पेमेंट करते हैं, पर्ची काट के देते हैं, बुक में लिखते हैं, तो उसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने के चांसेस भी रहते हैं। बट अब कंपनी क्या कर रही है, ऑनलाइन ही पैसा ले रही है, ऑनलाइन ही पैसा डिस्पर्स कर दे रही है। तो इसके वजह से जो मैन पावर है उनका डिमांड कम हो जा रहा है, और जो टाइम पहले वेस्ट करते थे कलेक्शन करने में, पर्ची काटने में, वो सब करने में, अब वो फोकस कर सकते हैं हाई क्वालिटी कस्टमर्स को ढूंढने में। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छा गाइड किया है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आगे जाके कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, कॉस्ट रिड्यूस करेगा और इनकम को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। फिर अगर यहाँ पे देखें तो जो राइट ऑफ जो होकर रखा था, मतलब जो कंपनी ने ऐसा कर दिया था कि वो पैसा घूर के नहीं आएगा, वो पैसा जब रिटर्न आने लगता है तो कंपनी आप उसको वापस लिख लेती है। मतलब मान लीजिए प्रोविजन मैंने बना के रखा 100 करोड़ का, तो मुझे लगा था कि पैसा रिटर्न नहीं आएगा, बट जब वो पैसा रिटर्न आ गया तो वो प्रोविजन में से फिर से कहाँ पे आता है, आपके बैलेंस शीट में आता है। तो ये आपको लगभग 13 करोड़ का दिख रहा है। अगेन ये भी एक अच्छी बात है। 30 डेज डीपीडी देखूँ तो वो भी आपका काफ़ी डिक्रीज होते हुए जा रहा है, पहले से काफ़ी कम हो चुका है। और जैसा कि पहले बोला कि कंपनी डिजिटल कलेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट ले रही है। फिर कंपनी का एक और सेगमेंट है एमएसएमई लेंडिंग का, जो कि वो बिजनेसमैन को, जो दुकान चलाते हैं, किराना दुकान है, छोटा मोटा बिजनेस है, उनको भी लोन हो रही है। तो वहाँ भी कंपनी ने लगभग 708 करोड़ का लोन बुक कर लिया है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपका 684 करोड़ का था। और इस लोन बुक में 91% आपका सिक्योर्ड लोन बुक है, मतलब उसमें कुछ, उसके बदले कुछ ना कुछ कोलेट्रल लिया होगा, या तो गोल्ड होगा या फिर कुछ दुकान होगा, मतलब कुछ उनका कोलेट्रल है। तो ऐसे लोन्स अच्छे रहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आप वो सामान को बेचकर उसका पैसा निकाल सकते हैं। फिर कैपिटल के बारे में तो बात किया हमने ऑलरेडी, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंपनी कैपिटल रेज कर रही है, मतलब आगे और लोन देगी, मतलब उसका प्रॉफिट और बढ़ेगा। फिर यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट ने जो एक लाइन बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
वी विल शिफ्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग बैलेंस शीट टू एक्सपेंडिंग इट प्रॉफिटेबली। मतलब अभी जो 3-4 क्वार्टर चल रहा था उसमें क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम था तो उसने क्या किया, बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया कि हमारा जो इतना कैपिटल था वो पहले आ जाए, बैलेंस शीट छोटा ना हो। लेकिन अब आगे हम क्या कर रहे हैं, अपने बैलेंस शीट को बड़ा करेंगे, मतलब लोन बुक बढ़ाएंगे, एसेट्स को बढ़ाएंगे, तो बैलेंस शीट बड़ा हो जाएगा, कंपनी का नेटवर्थ बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर कंपनी बोली कॉस्ट टू इनकम हमारा 70.2% है। ये थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट कंपनी बोल रही है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारा जो कॉस्ट टू इनकम है कमते जाएगा, क्योंकि आपका अगर आदमी कम कर रहे हैं तो पर आदमी का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा और आपका जो कॉस्ट है अपने आप कम हो जाएगा। तो इनकम बढ़ने की वजह से आपका कॉस्ट टू इनकम भी कंट्रोल में आ जाएगा, बट 70% भी ठीक ठाक ही है। नेक्स्ट अगर देखें तो मेन आपका एक प्रॉब्लम और इसमें हो गया था कि कंपनी में, और ये नॉर्मल सी बात है कि जब आपका लोन बुक खराब कर रहा हो, मतलब आपने जो लोन दिया अगर वो रिटर्न नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा था आपका कि आप लोन जो रिटर्न आ रहा था वो ज़्यादा हो गया था और आप दे कम रहे थे। क्योंकि अगर मान लीजिए पूरी इकोनॉमी प्रॉब्लम है तो आप लोन कम बांटना चाहेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा बांटेंगे तो आपका एनपीए का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बीच में क्या हो गया था कि जो लोन दे के रखा हुआ है उनमें से पैसा तो उनको आ रहा है, लेकिन नया लोन ये कम दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि रीपेमेंट आपका ज़्यादा है और डिस्बर्समेंट कम है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ख़राब होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोन देंगे उतना ही इंटरेस्ट आपके पास ज़्यादा आएगा। तो कंपनी का ये गाइड करना है कि हमारा ये जो डिसबर्समेंट का जो रेट कम है वो दिसंबर या जनवरी महीने से हमारा वो बढ़ जाएगा, मतलब डिसबर्समेंट ज़्यादा होगा और रीपेमेंट कम होगा। तो ये सब चीज़ हमको कंपनी के ऊपर ट्रैक करना है। फिलहाल अगर मैं देखूँ तो मुझे मैनेजमेंट काफ़ी बुरिश लग रहा है, और इसी तरीके का गाइडेंस मैं चाहता हूँ किसी भी कंपनी से, क्योंकि कंपनी खुद अगर बोलती है कि नहीं हमको पता नहीं आगे क्या होगा, हमको खुद डाउट है, तो वैसे कंपनी में इन्वेस्टर के फ़ायदा नहीं है। जबकि फ्यूजन कैपिटल हमको पूरा बेस पे मिल रहा है और यहाँ से कंपनी को जहाँ तक मुझे लगता है आगे सिर्फ पॉजिटिव होने के चांसेस है। बट अगेन हमको इसको ट्रैक करते रहना है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, 1500 करोड़ का है, और सारे सेक्टर में ही अगर आपका टर्न अराउंड दिख रहा है तो इस कंपनी को भी एक अच्छा खासा टेलविंड मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर ये मेरा व्यूज़ था। ऑफ कोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और आपको उसकी तरह लेना भी नहीं है। आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, उसका आइडियाज़ लीजिए, बट उसके बाद खुद भी जाके पढ़िए। जैसे मैंने कॉनकॉल पढ़ा, आप भी कॉनकॉल पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इसमें पोजीशन बनाना है। और कोई भी कंपनी आपको पसंद अगर आता है तो एक ही बार में बहुत पैसा नहीं डालना है उसमें, धीरे धीरे करके एलोकेशन बढ़ाइए। अब मुझे भी कंपनी पसंद आ रहा है तो मैं उसमें एक बार में डालने वाला नहीं हूँ। मैं अपने पोर्टफोलियो का पहले 1% डालूंगा, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर अच्छा रिजल्ट आता है और गाइडेंस भी अच्छा होता है तो वहाँ पे 3-4% और ऐड किया। तो ऐसे करके आपको एलोकेशन को बढ़ाना होता है। तो फ्यूजन कैपिटल के बारे में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।